प्रणाम। मैं पूजा पाटिल गायत्री धाम सेंधवा से माँ भगवती योग निसर्गोपचार अनुसंधान केंद्र अखिल विश्व गायत्री परिवार का रचनात्मक केंद्र। आज मेरा टॉपिक है, विषय है योग द्वारा गढ़े अव संस्कारवान पीढ़ी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का और इनकी समस्त टीम का, तपन जी, प्रभु जी और पूरी टीम जो अपने अथक प्रयासों से समाज में योग की क्रांति फैला रहे हैं। स्वस्थ एवं सभ्य समाज की स्थापना के लिए इनकी टीम पूरी प्रयासरत है। तो आइए इन सभी पूरी टीम का हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। योग क्या है? हम लोग क्या कहते हैं? योग के 8 अंग जो है, योग, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्रा, इन्हीं को हम लोग योग मान लेते हैं। तो क्या सही मायने में योग केवल इतना ही है? नहीं, योग का बहुत विस्तारित स्वरूप है। अगर योग को देखा जाए तो योग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विधाएं मिलकर के योग बनता है। राजयोग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तंत्र योग आदि। तो ऐसे विविध आयामों को मिलकर के जो योग बनता है, तो योग के द्वारा हम लोग हमारी भावी पीढ़ी, हमारी आने वाली जो नस्ल है मनुष्य जाति की, जो उज्जवल भविष्य और प्रखर भारत की प्राणवान, ऊर्जावान दिव्य आत्माओं का जन्म कैसे हो और गर्भ से एक स्वस्थ शिशु का निर्माण कैसे हो, आइए उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज का जो विषय है वो केवल हम लोगों के लिए नहीं होगा, या फिर केवल जो गर्भवती बहनें या जिनको श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है उन्हीं के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, ये आने वाली जो न्यू जनरेशन है, नव दंपत्ति है, न्यू कपल है, उन लोगों के लिए, साथ ही जो एक अच्छे दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई जो भी बनना चाहते, सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इसे आप ध्यान से सुने और इसको हम लोग कोशिश करें कि हमारे आसपास में जो भी हम लोगों से कांटेक्ट में आते हैं उन लोगों तक इस विधा को फैलाने की हम लोग कोशिश करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में अलग अलग गतिविधियां, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, जहां पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, साथ ही में शांति कुंज में और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में अलग अलग विषयों पर रिसर्च किया जाता है। उसी के अंतर्गत धर्म विज्ञान, साथ ही में एक जप योग, मंत्र योग आदि विषयों को, और साथ ही में एक स्वस्थ गर्भ शिशु का निर्माण हम गर्भ से कैसे करें, उस विषय पर यहाँ पे अलग अलग रिसर्च होते हैं, जहाँ पे देश विदेश से आकर के बहुत सारे परिजन यहाँ पे रिसर्च करते हैं और रिसर्च पेपर यहाँ से प्रकाशित होते हैं। तो उसी रिसर्च के आधार पर आज हम आपसे बात करने आ रहे हैं। ये केवल हम लोगों ने कहीं पढ़ करके या सुन करके आपको नहीं बता रहे हैं। ये हमारी गायत्री परिवार की बहुत सारी बहनें जो इस विधा के द्वारा इस क्रम को चला रही है और एक श्रेष्ठ संतान को जन्म कैसे दे, इस विषयों पर रिसर्च होकर के इसको आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। योग का महत्व हमारे जीवन में क्यों है? हम लोग योग के द्वारा क्या सोचते हैं कि योग हम इसलिए करते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, और शरीर मन स्वस्थ रहेगा तो एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो योग केवल इतना ही नहीं है, योग से हम लोग शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो प्राप्त करते ही हैं, पर योग के द्वारा हम लोग बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हम केवल योग को एक उम्र में आने के बाद या फिर जन्म लेने के बाद हम लोग सोचते हैं कि योग करें। योग बहुत प्राचीन विधा है। जितना जब मानव सभ्यता और समाज की स्थापना हुई थी, सभ्य समाज की, तभी से योग के अंतर्गत एक स्वस्थ संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण के लिए माता पिता प्रयास करते थे। अगर गर्भ से ही हम स्वस्थ शिशु को जन्म दे दें तो बाद में जो हमको दिक्कतें आती है हेल्थ इश्यूज को लेकर के, फिर पैसा और समय की भी हम लोग बर्बादी होती है हम लोगों की। और समाज में हम देखते हैं गर्भ से ही बहुत सारे बच्चे अविकसित या बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारी प्रॉब्लम इश्यूज लेकर के जन्म लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसी संस्कारवान पीढ़ी, ऐसे स्वस्थ जो फिजिकली और मेंटली भी एक अच्छा हेल्दी बेबी तैयार हो माँ के गर्भ से ही, और उस तरीके से फिर बाद में जो दिक्कतें आनी है उन दिक्कतों को हम लोग कम कर सकते हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है, न्यू कपल है, जिनकी अभी भविष्य में शादी होने वाली है, जो श्रेष्ठ माता पिता के संतान बनने वाले हैं, उन सभी को ये बात का ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक है गर्भकाल से पूर्व अवधि, एक है गर्भाकाल, और एक दूसरा होता है बच्चा जब जन्म ले लेता है तो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। ऐसे 3 भागों में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर आप सोचिए, हमारे पास कोई पात्र है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगी। ये पात्र है मेरे पास,
और इसमें अगर मिट्टी भरी हुई हो, गंदगी हो, और इसके अंदर अगर मैं साफ स्वच्छ अच्छा पानी डाल दूं तो ये क्या होगा, ये साफ पानी को भी पूरी तरीके से गंदा कर देगा। और इस तरीके से आपको बोलेगी ये पानी को आप उपयोग मिले, इस जल को उपयोग मिले, तो आप लेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे जो हमारा शरीर है इसमें क्या होता है, बहुत सारा टॉक्सिक, बहुत सारी गंदगी इकट्ठी होती रहती है, जिसको हमें समय समय पर स्वच्छ करना, साफ करना बहुत जरूरी है। गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी को हम लोग साल में एक बार सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, उसकी सफाई, उसकी ऑयल ग्रीस, सबका ध्यान रखते हैं। तो ऐसा हम लोग हमारे शरीर के साथ क्यों नहीं करते हैं? जो पार्ट्स हमको मिले हैं शरीर के, तो उस पार्ट्स के द्वारा हम लोग शरीर की सफाई कैसे करें और एक अच्छे बच्चे को, स्वस्थ शिशु को कैसे जन्म दें। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो माता पिता होते हैं, गर्भाकाल से पहले क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जब माता गर्भ में अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो अपने शरीर को, माता पिता को पहले तैयारी कर लेनी चाहिए गर्भ में शिशु आने से पूर्व। आपने देखा होगा हम लोग बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो हम लोग इंजीनियर को बुलाते हैं, इंजीनियर के द्वारा पूरा उसका डिजाइन तैयार करते हैं, फिर इंटीरियर को बुला करके उसके अंदर की साज सज्जा पर ध्यान देते हैं। और एक किसान भी जब खेत में बीज बोता है तो क्या करता है, पहले खेत के अंदर की जो गंदगी है, कंकर पत्थर है, उसको निकाल करके एक स्वस्थ और स्वच्छ भूमि का निर्माण करता है। उसके बाद वो बीज उसमें बोता है और एक अच्छा बीज बोने के बाद अच्छी फसल आती है। तो जो हमारी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा बच्चा है, हमारा बेबी है, जो हम भविष्य में एक अच्छे भारत का, हमारे समाज का और एक माता पिता का अच्छा श्रेष्ठ संतान बनता है, तो क्या उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, कोई कोशिश करते हैं? तो उसके पहले हमको माता पिता को तैयार करना। कहा जाता है, धर्मशास्त्र में भी कहा जाता है कि जो माँ का गर्भ होता है वो एक भूमि की तरह होता है और पिता उसमें क्या करता है, बीज रोपित करता है। अगर अच्छी स्वच्छ भूमि है तो जरूर, अगर बीज अच्छा नहीं रहा और भूमि बहुत अच्छी है तो भी जो संतान रूपी फसल है वो अच्छी नहीं आएगी। और सपोज बीज बहुत अच्छा है और अगर धरती प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं की गई है तो भी जो फसल आने वाली है, संतान रूपी फसल, वो भी श्रेष्ठ नहीं होगी। तो इन दोनों के लिए क्या होता है, माता का जो गर्भ है, जो धरती है, उसको, और पिता जिस बीज का रोपण करता है, उन दोनों को पुष्ट स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको 3 कालों में हम लोग डिवाइडेड कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है। तो पहले क्या करना है, अपने एक 3, जैसे हमको पता करना है कि हमको कब हमको कंसीव करना है, हमको बेबी को कब जन्म देना है, एक अच्छे बेबी को। तो उसके लिए माता पिता अपनी भूमिका तैयार कर ले। आज क्या हो रहा है समाज में, एक्सीडेंटली बच्चे जन्म ले लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि गर्भ में बच्चा कब आया। और जब बहुत सारे लोग आकर के मिलते तो पता ही नहीं कब प्रेगनेंसी हो गई और बेबी गर्भ में आ गया। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले बच्चा गर्भ में आने से पूर्व ही माता पिता तैयार करते थे। एक अच्छी और दिव्य संतान के लिए माता पिता को तैयारी करनी होती थी। कितना तप करते थे, साधनाएं करते थे। भगवान राम को, कृष्ण को आप देख लीजिए, सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु को आप देख लीजिए, उन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत सारी कोशिशें की। उसके बाद एक श्रेष्ठ, जब वो योग्य हो गए कि हम अब एक श्रेष्ठ संतान को देने योग्य हम दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है, तब एक स्वस्थ शिशु को जन्म देते थे। तो आज भी हमारे समाज में इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो माता पिता क्या करें, पहले अपनी मनोभूमि तैयार कर ले, दोनों मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि अब हमको एक श्रेष्ठ संतान के माता पिता बनना है और उनके पूरी तरह बच्चे के निर्वाह के लिए हम यथायोग्य पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हमको करना है, सबसे पहले क्या करना है, अपने शरीर का शोधन षटकर्मों के द्वारा करना है। योग के अंतर्गत घेरंड संहिता आदि में भी कहा जाता है कि षटकर्मों का कितना महत्व है। तो षटकर्मों के द्वारा है नेति, धोती, बस्ती, कुंजल और शंख प्रक्षालन, वमन आदि क्रियाओं के द्वारा क्या करना है, अपने शरीर को स्वच्छ एवं निर्मल कर लेना है। उसके बाद का जो समय आता है, शारीरिक स्वास्थ्य की तो हमने बात कर ली। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ टिश्यूज, हेल्दी बेबी के लिए हमको स्वस्थ टिश्यूज मिलेंगे माता पिता दोनों के लिए। तो 3-4 महीने पूर्व से ही अपने शरीर का शोधन करना शुरू कर दे। और जब शरीर का शोधन पूरी तरह हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, हल्का सा हम लोग जिसे जप योग कहते हैं, नाद योग कहते हैं, उसके अंतर्गत हमको थोड़े थोड़े अपनी बांसुरी का संगीत है। षटकर्म के अंतर्गत जो हमने कर लिए षटकर्म, मंत्र योग के अंतर्गत संस्कृत के जो मंत्र है, जो श्लोक है, उनका हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता योग का एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, उसका स्वाध्याय मनन चिंतन करें। और संस्कृत के जो मंत्र है उससे क्या होता है, उसके जो वाइब्रेशन होते हैं संस्कृत के मंत्रों का, हमारे प्राचीन विद्या में भी आपने देखा होगा, जो ऋषि मुनि थे, हमारी योग गुरु भारत को कहा जाता था, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इतने योग्य गुण हमारे भारत के लोगों के अंदर थे। तो क्यों थे? क्योंकि हम लोगों की जो प्राचीन परंपरा थी वो हम लोग संस्कृति से रिलेटेड हम लोगों का कल्चर था। प्रतिदिन वेदों के मंत्र, यज्ञ, जप आदि होते थे। तो हमारे घर में छोटे रूप में ही सही, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे धर्म ग्रंथों के जो हमारे भारतीय संस्कृति का मेन ग्रंथ है, हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो भी आप समाज के हैं, जाति के हैं, जिस धर्म संप्रदाय के, हर संप्रदाय का अपना एक ग्रंथ होता है। तो जैसे अगर सिख भाई बहन है तो अपने गुरुवाणी का, हमारे अगर मुस्लिम भाई बहन है तो अपने जो उनकी कुरान होता है, उस कुरान का स्वाध्याय, इस तरीके से कुछ ना कुछ हमारे घर में स्वाध्याय का क्रम बनना चाहिए। और संस्कृत जो मंत्र होते हैं उसकी तो विशेषता अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत के जो मंत्र होते हैं उसके जो वाइब्रेशन होते हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी निकलती है हमारे मस्तिष्क की तरंगों को आह्लादित करती है, उसको इम्प्रूव करती है। तो इस तरीके से जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र योग का सहारा लेते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाएं, हमारे मस्तिष्क के तंतु बहुत विकसित होते हैं, जिससे बेबी गर्भ में ही, एक बच्चा गर्भ में ही स्वस्थ मस्तिष्क को प्राप्त करता है। उसके साथ जप योग के अंतर्गत हमको गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ऐसे मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है गायत्री मंत्र विवेक की देने वाला है। और भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि गायत्री मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, ऐसे सब मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र। क्योंकि हम बच्चे को एजुकेशन दे देंगे, बहुत अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना देंगे, पर उसके साथ हमने विद्या तो दे दी, पर विद्या के साथ अगर हमने शिक्षा दी और शिक्षा के साथ अगर विद्या का अभाव रहा तो उसकी जो प्रतिभा है, उसके जो गुण है, वो गलत कार्यों में नियोजित हो जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं समाज में बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर है, बड़े बड़े पद पे लोग बैठे हुए हैं, पर जो संस्कृति है, जो मूल्य है, हमारी जो माता पिता के प्रति संवेदना है, समाज के प्रति संवेदना है, वो उनके अंदर हमको देखने को नहीं मिलती है। तो क्यों ना हम लोग भी अपने गायत्री मंत्र के द्वारा, हमारा जो महामंत्र है उसके द्वारा अपने जीवन को शिक्षा के साथ विद्या युक्त बनाएं। और गायत्री क्या करती है? विद्या की जननी है, विद्या की देवी है। तो इस तरीके से अपने जीवन में गायत्री के मंत्र को हम लोग उतारे। नाद योग के अंतर्गत क्या करना है? पहले से ही जब आप तैयारी कर रहे हैं एक स्वस्थ शिशु के लिए, तो 2 से 3 माह पूर्व से ही हम बोलते हैं ना, संगीत का एक अपना प्रभाव होता है। और संगीत भी एक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुका है। जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत है उनके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो नाद है, उसके जो वाइब्रेशन है, वो हमारी मस्तिष्क कोशिकाओं को विकसित करता है। अगर डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो अब आज के समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, अगर आप उसको नाद योग के अंतर्गत एक अच्छी बांसुरी है, सितारे, जिस संगीत को आप पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत अलग अलग राग होते हैं, उन रागों को आप गर्भकाल से पूर्व भी सुनना प्रारंभ करें और गर्भाकाल के दौरान भी उन संगीत को सुने। बांसुरी हो सकती है, सितार हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो भी है या राग है, उनको आप जरूर सुने ध्यान से। और उसके बाद आता है आहार। आहार के अंदर क्या होता है? हम लोग आज देखते हैं समाज में बहुत सारे जो बच्चे हैं गर्भावस्था से ही बीमार पैदा होते हैं, बीमारी उनके गर्भ से ही उनकी स्टार्ट हो जाती है। और अभी तो हमने एक उदाहरण देखा था, कुछ वर्ष पहले हमारे सामने एक उदाहरण आया था कि गर्भ में ही बच्चे को सोराइसिस हो गया था। और सोराइसिस इतना उसके गर्भ में, यानी माता के गर्भ में बच्चे को फैल चुका था कि जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसके शरीर में एक भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा था कि जहाँ पर आप एक उंगली टच करके रख सको, और उसके शरीर में पूरी तरह सोराइसिस फैल चुका था। तो इसके पीछे जब कारण और जब पता चला तो क्या होता है, गर्भाकाल का जो समय होता है, उस समय माता को बहुत सारी चीज़ें खाने का, जो मम्मा होती है उनको बहुत सारी चीज़ें खाने का मन होता है। जैसे कि कुछ खट्टा खाने का मन होता है, कुछ मिठाई, किसी को इस तरीके से किसी को मिट्टी खाने का मन होता है। तो इस समय विशेष ध्यान क्या रखना है? जो हम लोग आहार ले रहे हैं, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आहार के समय भी आपको अगर कुछ भी या किसी प्रकार की चीज़ खाने का मन हो रहा है तो प्लीज़ आप उसको अपने घर पे बना करके और अपने हाथों से साफ सफाई से खाएं। जब उस लेडी का हम लोगों ने पता लगाया जिनको गर्भ में बच्चे को सोराइसिस हुआ था, तो पता चला था कि गर्भाकाल में उनको मार्केट में भी आते हैं पानी पताशे, गुपचुप जैसा उसको कुछ बोलते हैं, तो उस तरीके की वो चीज़ उनको खाने का काफ़ी मन होता था। तो आजकल मार्केट में भी क्या हो रहा है, पहले इमली के पानी पताशे जो बोलते हैं, पानी पूरी, वो बनती थी, उसमें इमली डाली जाती थी। पर आज के क्या हो रहा है, उसमें साइट्रिक एसिड वगैरह डाल करके इस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो उसका जो रिएक्शन था, बेबी को गर्भ के अंदर ही हो गया था, जिसकी वजह से बेबी में गर्भ से सोराइसिस जैसी बीमारी हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो मेंटली बच्चे डिसऑर्डर पैदा होती है, बच्चों में मेंटली, शारीरिक बहुत सारी चीज़ें बच्चों को गर्भ से ही होती है। तो इसके लिए माँ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपने आहार के ऊपर। आहार के अंतर्गत क्या करना है हमको? सबसे पहले तो अपनी डाइट को हम लोग एक डाइट चार्ट बना लें।
सुबह ये गर्भावस्था के पूर्व का समय मैं बता रही हूँ कि 3 माह पहले से ये क्या करना, पिता का एक जो पापा बनने वाले हैं, माँ बनने वाले हैं, दोनों का एक डाइट चार्ट बना ले, अपनी दिनचर्या बना ले, लाइफ रूटीन की हमको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, मोबाइल से दूर रहे। और अपनी डाइट चार्ट के अंतर्गत जैसे जेंट्स लोग हैं तो उनको तो अपने डाइट में जैसे पूरी हरी 3 कलर के डाइट हम लोग अपने आहार में शामिल करें। 3 कलर के, एक लाल कलर, रेड कलर, एक ग्रीन कलर और एक येलो कलर। रेड कलर के अंतर्गत हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे टमाटो है, गाजर है, ये हमारे रेड अनार है, तो ये हम लोग हमारे आहार में शामिल कर ले। उसके बाद जो येलो कलर है, येलो कलर के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं मौसम्बी है ना, मौसम्बी जैसा केला है, बनाना है, इन चीज़ों को हम शामिल कर ले। और ग्रीन डाइट के अंतर्गत ग्रीन जूस ले सकते हैं हम लोग, सब्जियां ले सकते हैं, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, मेथी है, बथुआ है, लौकी है, और साथ ही में बहुत सारी ग्रीन पत्ते वाली जो सब्जियां आती है, गिलकी वगैरह, इनको हम लोग शामिल करें। तो इस तरीके से डाइट में शामिल करें। और साथ ही में औषधि के अंतर्गत जैसे आयुर्वेद की अगर हम लोग बात करें तो जो जेंट्स से जो भाई लोग हैं उनको क्या करना है, 2 से 3 माह पूर्व से अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा की शिलाजित की टेबलेट आती है, वो डेली 1-1 चम्मच सुबह शाम या 1-1 टेबलेट सुबह शाम ले। और जो बहनें हैं उनको शतावरी शुरू कर देनी चाहिए। शतावरी क्या करता है, गर्भ की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। और ये शतावरी तो आयुर्वेद में बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए, आयुर्वेद में इसको जननी कहा गया। जैसे माँ अपने बेबी का एक सिक्योर पॉइंट रहती है, माँ अपने बेबी को कवर करती है, रक्षा कवच करती है, ऐसे जो शतावरी है माताओं बहनों के लिए जो गर्भवती होने वाली है भविष्य में, और जो भी मेंसेस जिनके चल रहे हैं या जो 17 से 18 साल की बेटियां हैं, उन लोगों के लिए भी शतावरी हर महीने कम से कम 50 से 100 ग्राम शतावरी हमको ले लेनी चाहिए। तो उससे जो आगे चलकर दिक्कतें आने वाली होती हैं वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से डाइट अपने इसमें शामिल करें। और अपने लिए और इसका तो विज्ञान इतना गहन है कि जब हम लोग प्रेगनेंसी के लिए जिसका भी समय, उसका तिथि, उसका किस प्रहर में, रात्रि के किस समय में आप कंसीव करने के लिए जाने वाले हैं, उस समय आपकी ड्रेसेस क्या होनी चाहिए, आपका जो बेडरूम है उसको किस तरीके से आप सजा सकते हैं। जैसे हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, कोई अनुष्ठान पूजा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर को बहुत अच्छे से सजाते हैं। कोई घर में पूजा होने वाली है तो हम लोग फूलों से डेकोरेशन कर लेते हैं, गाय का घी का दीपक जला लेते हैं। तो ऐसे जो एक दिव्य आत्मा, जो दिव्य संतान की हम लोग आह्वान करने वाले गर्भ में, उसके लिए भी अपने घर में ऐसा माहौल बना ले। जिस दिन कंसीव करना उस समय क्या करें, अपने कमरे को बहुत ही अच्छे दिव्य वातावरण से सजा ले, पुष्पों से सजा ले, एक गाय के घी का दीपक या जो आपके पास अवेलेबल है, अब गाय का घी हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, एक दीपक जला ले। और अपने इष्ट, अपने जो आप घर कुल के जो आपके देवी देवता, उन सबका आह्वान करके उस दिव्य आत्मा का, देखिए एक श्रेष्ठ संतान की माता पिता बनना, ऐसे ही एक श्रेष्ठ माता पिता को हर आत्मा खोजती है। वो भी देखती है कि मैं भी किसी श्रेष्ठ गर्भ में जाऊं, एक अच्छे संस्कारवान माता पिता के गर्भ में जाकर के जन्म लूं, तो जिनके द्वारा मेरा पोषण हो और मैं फिर से उस समाज के लिए, जिसके लिए मैंने जन्म का उद्देश्य मनुष्य जन्म का, उसमें जाकर के अपना जीवन व्यतीत करूं। तो इस तरीके से माता पिता एक श्रेष्ठ संतान को खोजते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठ माता पिता को खोजती है। तो माता पिता को अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि वो दिव्य आत्मा और श्रेष्ठ संतान हमारे गर्भ में किस तरीके से आए। तो उसके लिए जप, नाद, ये जो साधनाएं बताई है, गायत्री का जप है, छोटा सा अनुष्ठान है, कुछ आहार में संयम रखना है, घर पे आप सब चीजें बना करके खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये करना है। और साथ ही में क्या करना है, आह्वान करके फिर हमको कंसीव की जो प्रोसेस होती है वो आगे करना है। उसका बहुत ज़्यादा बड़ा विज्ञान है, उसको और कभी हम लोग बताएंगे। आप लोग समय समय संपर्क करते रहेंगे तो आपको उस विषय में हम लोग और व्यवस्थित और विस्तार से बताएंगे। गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, बहनों को बहुत सारी जो गर्भावस्था होती है तो उस समय क्या करना है, पहले फर्स्ट से 3 मंथ है ना, 3 माह जो होते हैं पहले स्टार्टिंग के, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उस समय हमको क्या करना, श्रम वाला कोई काम नहीं करना है। और अपने जो हमने बताया गायत्री का जप, अनुष्ठान, साधना, और साथ ही में अपनी आहार डाइट को एक अच्छे से बनाए, उसको फॉलो करें। और साथ ही में क्या करना है, कुछ जो चीज़ें होती है गर्म चीज़ें वो नहीं लेनी है। और अपने नाभि के ऊपर अपना जो, क्योंकि नारी का कहा जाता है ना, नाभि जो है नारी का सबसे मेन केंद्र बिंदु होती है, जिसमें वो 9 माह तक गर्भ को धारण करती है। तो वहाँ पे क्या करना, प्रतिदिन गाय का घी या पंचगव्य घृत को लेकर के अपनी अनामिका उंगली से, जो छोटी उंगली के पास वाली फिंगर जो होती है, उसके पास वाली फिंगर को लेकर के थोड़ा सा अपने नाभि पे हल्का सा घी लगा ले। और एक ऑयल आता है चंदन लाक्षा बलादी तेल, आयुर्वेद में इस तेल का बहुत ज़्यादा महत्व है।
अगर चंदन लाक्षा बलादी तेल आपको नहीं मिलता है तो फिर आपके पास जो भी तिल का तेल है या नारियल का तेल, उसको आप लेकर के अपने पूरे पेट के ऊपर उसको घुमाना है, पूरे पेट के ऊपर उसको लगा लेना है। ये इसलिए क्योंकि क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी लेडीज को स्ट्रेच मार्क्स की शिकायत हो जाती है, गर्भ के ऊपर हल्के हल्के स्ट्रेच आ जाते हैं, क्योंकि इचिंग होती है, जब स्किन फैलने लगती है तो इचिंग स्टार्ट होती है। तो जब भी हमको इचिंग हो या हल्की सी खुजली जैसा महसूस होता तो क्या करना है, हमको हल्का सा कॉटन का कपड़ा या रुमाल ले लेना है, उसको क्या करना है, वन डायरेक्शन में, जैसे ऊपर से नीचे की ओर ही हम लोग उसको, जब इचिंग की फीलिंग हो रही हो तो वन डायरेक्शन में उसको हम लोग रब करें, उसको आगे पीछे रब नहीं करें। इससे क्या होगा, स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कतें आपको बाद में आ सकती है। तो नाभि पे डेली गाय का घी और पूरे टमी पे, पूरे स्टमक पर हमको चंदन लाक्षा बलादी तेल या फिर जो भी तेल अवेलेबल वो लगाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, डेली थोड़ी सी मालिश करनी है। अभी क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान लेडीज़ की बॉडी मूवमेंट कम हो जाती है, तो क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा कोई भी हल्का सा ऑयल लेकर के, जो आपको जहाँ आप रहते हैं उसके अनुकूल जो आपको ऑयल मिल जाए। वैसे आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ तिल्ली का तेल कहा जाता है मालिश के लिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो अगर तिल का तेल मिल जाए तो ठीक है, या फिर आपके बॉडी को जो सूट होता हो वो ऑयल आप लेकर के अपनी बॉडी की डेली हल्की से 10 मिनट, स्नान से पहले, नहाने से पहले 10 मिनट मसाज अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो वात बढ़ रहा है, बॉडी में जो थिकनेस आ रही है, हार्डनेस, बॉडी के जो लिगामेंट्स है वो हार्ड हो रहे हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और वात रोग से संबंधित आपको कोई तकलीफें नहीं होगी। इस समय क्या होता है, वात का प्रकोप हमारे शरीर पे बढ़ता है। उसके लिए क्या करना है, हल्की सी मसाज प्रतिदिन हमको करनी है। और डाइट में हमको फाइबर्स जरूर शामिल करना है, क्योंकि गर्भाकाल जो होता है, इस समय क्या होता है, बहुत सारी लेडीज़ को डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, एसिडिटी बनती है। तो सबसे पहले हमारे डाइट से, जिस कारणों से एसिडिटी बन रही है, जिस कारण से डाइजेशन खराब हो रहा है, या हमारी जो डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें सम्मिलित रहती है जिसकी वजह से हम लोग कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें होती, कब्ज होती है, तो क्या करना है, सबसे पहले डाइट में से अपनी चाय को आप डिलीट मार दीजिए। अब क्योंकि चाय तो सभी का ने आज के समाज में सबसे मेन, चाय तो सुबह से उठते से ही चाहिए हम लोगों को। तो चाय को क्या करना है, आप बिल्कुल खाली पेट अगर चाय नहीं लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप नहीं रह सकते चाय के बिना तो कुछ खा करके पहले उषापान कर लीजिए, और कुछ खा करके हल्का सा हेल्दी डाइट लेकर के, कुछ जैसे आप थोड़े से स्प्राउट है, नारियल की गिरी है, या फिर अंकुरित करके जैसे बादाम है, किशमिश है, जो मनुका जिसको हम कहते हैं, उस मनुके को लेकर फिर आप थोड़ा कुछ खाने के बाद चाय लें। और चाय तो हम तो मना ही करते हैं, आयुर्वेद में चाय को बिल्कुल मना किया, क्योंकि चाय की वजह से एसिडिटी बनती है, लाल मिर्च की वजह से, और अधिक तला हुआ, भुना हुआ या बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई की हुई जो चीज़ें, वो एसिडिटी का कारण बनती है। तो उस चीज़ को हमको कम करना है, और अपने डाइट में हमको एल्कलाइन डाइट, फाइबर डाइट को सम्मिलित करना है। तो फाइबर डाइट के अंतर्गत हम लोग क्या करें, जैसे गाजर है, गाजर को हम लोग ककड़ी है, ठीक है, और नारियल की गिरी जो हम भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते मंदिर में, वो जो नारियल होता है उसको आप फोड़ करके रख लीजिए, और उसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसको खाना है। दिन भर में 3 से 4 बार आप उस नारियल को थोड़ा थोड़ा खा के ख़त्म करें। और इस समय क्या होता है, फॉलिक एसिड और हम लोग आयरन की कमी, बहुत सारी बहनों को इस समय आयरन की दिक्कत आ जाती है, उसके लिए टैबलेट्स लेते हैं। तो क्या करना है, उसके हम लोग डाइट में, जैसे अनार है, आपको मैंने पहले 3 कलर की डाइट जो बताई उसमें बताया ही है, और उसमें हम लोग क्या करें, साथ ही में अपने डाइट में एल्कलाइन डाइट के अंतर्गत जितनी भी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको सम्मिलित करें और उसको हम लोग डाइट में लें। उसके साथ में क्या करें, फिर एक योग, श्रीमद् भगवद गीता जो एक योग का उच्चतम ग्रंथ है, उच्च आयाम पे अगर हम किसी ग्रंथ को देखते हैं योग के ग्रंथ में, तो श्रीमद् भगवद गीता का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे ऊपर आता है। तो उसके श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत के श्लोकों का डेली आपको बोलना है, पाठ करना है, अध्ययन करना है। अगर आप संस्कृत के श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए। तो श्रीमद् भगवद गीता का डेली स्वाध्याय हमको करना ही है। साथ ही में क्या करना है, 1st मंथ से लेकर के 7 मंथ तक हम लोगों को सोमघृत आता है, लेडीज के लिए बनाया हुआ है। सोमघृत से क्या होता है, गाय के घृत में उसको भेषज रत्नावली जो ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसके अंतर्गत उसको बनाया गया है। तो इसमें बेबी के बोन स्ट्रांग होने के लिए, बेबी का ब्रेन अच्छी तरीके से डेवलप होने के लिए उसमें कुछ ऐसे घटक आयुर्वेद के मिलाए जाते हैं, तो जिसको लेने से बेबी हेल्दी होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये हमने काफ़ी रिसर्च किया है, और यहाँ पे लगभग 700 से 800 बहनें जो गर्भवती का यहाँ पे प्रशिक्षण हम लोग देते हैं गायत्री धाम सेंधवा के माध्यम से, और हमारे गायत्री परिवार में बहुत सारी बहनें इसके ऊपर काम भी कर रही है। तो हमने इसका रिजल्ट देखा हुआ है। तो इसको सोम कल्याण घृत के नाम से बनता है। इसको आप
फर्स्ट से लेकर के 7 मंथ तक दें। और 7 मंथ के बाद अपने डाइट में हल्का सा चेंज करते हुए उस समय हमको क्या सुपाच्य हल्का भोजन लेना है। सुबह में अपने भोजन में आप सम्मिलित कर लें, जैसे सुबह में उठते से उषा पान, उसके बाद आपको थोड़ा सा लेना है 5 मनुक्के, जिसमें हल्के से बीज होते हैं, काले मनुक्के हम जिनको कहते हैं, उसमें 5 बादाम। और बादाम पे अगर हम लोग मामरा बादाम जो आता है वो थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली आता है। नॉर्मल जो बादाम होते हैं हमारे लगभग 800 या 1000 रुपये के बीच में किलो के आ जाते हैं। मामरा बादाम जैसे इससे डबल होता है, 1800 या 2000 रुपये किलो का वो होता है। पर उसमें क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व है, उसमें जो ऑयल की मात्रा होती है, उसके जो पोषक तत्व उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मामरा बादाम 4 से, आप भले ही बादाम 5 खा रहे तो आप मामरा बादाम 2 ही लीजिए, पर एक अच्छी चीज़ हमारे डाइट में होना चाहिए। उसी तरीके से बादाम, अंजीर, थोड़ा सा एक अंजीर डेली आप रात को भिगो। जो बादाम होता है, अखरोट होता है, इसको क्या करना है, एक कांच के ग्लास में आप रात को गला दें, इसका पानी फेंक करके छिलके निकाल करके सुबह में ले लें। और जो अंजीर है, मनुक्का है, इसको रात को गला करके उसका पानी भी आपको पीना है और उसको चबा करके खा जाना है, और मनुक्का के बीज आपको निकाल करके फेंक देने हैं। उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद फिर आपको गाय का दूध अगर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि गाय के दूध में फैट कम होता है और एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारी लेडीज़ ये डरती है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डाइट ले लेंगे, दूध ले लेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा। आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आप गाय का दूध ले लेते हैं, गाय का घी डेली अगर आपके रूटीन में है, लगभग 1 से 2 चम्मच गाय का घी आपको डेली लेना है। इससे क्या होगा, बॉडी में लुब्रिकेशन रहेगा, आपके लिगामेंट्स प्रॉपर वे में काम करेंगे। तो डेली आपके डाइट में गाय का घी होना ही चाहिए। सुबह में आप लोग हल्का सा गाय का दूध में 1 या 2 केसर की पत्ती फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, बेबी का कलर भी फेयर आता है अब। और सौंफ जो होती है, सौंफ को चबा करके खाने से फाइबर भी जाता है। और मौसम्बी जो होती है, संतरा है, खट्टे फल जो होते हैं जिसमें विटामिन सी होते हैं, वो भी भरपूर मात्रा में इस समय लेना चाहिए। तो इस तरीके से सुबह में ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद हमको लेना है हल्का सा दूध में गाय का दूध मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ, तो उसमें 1-2 पत्ती केसर की। इस तरीके से हर मंथ में 1-1, 2-2 पत्ती हमको बढ़ाते हुए 9 माह तक लेना है। केसर के दूध के बाद हमको भोजन की डाइट में शामिल करना है। सबसे पहले तो अगर चांदी का आपके पास कोई बर्तन है या कोई कटोरी या ग्लास है, उसमें सुबह का ताज़ा जमा हुआ दही, सुबह में आप लोग लगभग 6 या 8 बजे के बीच में अगर दही जमाते हैं तो लगभग 4 से 5 घंटे में दही तैयार होता है। तो 1 कटोरी दही, 1 प्लेट स्प्राउट, और साथ ही में सब्जी, रोटी, हरी सब्जी हो तो सबसे बेस्ट, दाल चावल, यानी पूरा डाइट आपके थाली में होना चाहिए। पूरा जो भोजन होता है वो सुबह के डाइट में आपको लेना है। और शाम दोपहर में आप नारियल पानी वगैरह लेकर के शाम की जो डाइट होती है उसमें आप हल्का सा सप्तधान का दलिया है, उसमें जैसे 1 कटोरी अगर दलिया है तो उसमें आपको 4 कटोरी सब्जियां डाल करके, हरी सब्जियां हैं, लौकी, गिलकी, टमाटर, पालक सब डाल करके पका करके शाम के डाइट में लगभग 6 से 8 बजे के पहले आपको खा लेना है। जैसे आप 9, साढ़े 9 बजे सो रहे हैं तो आपको 2 घंटे पहले आपका आहार ले लेना है। सोते समय फिर आपको गाय का दूध 1 गिलास लेना चाहिए। और जो औषधियाँ आपको बताइए, शतावरी वगैरह ये लेना है। 7 महीने तक तो आपने सोमघृत लिया, उसके बाद 8 से लेकर के 9 महीने तक, और बाद में जब तक बेबी फीडिंग करेगा, और उसके बाद भी अगर बच्चा जब फीडिंग छोड़े उसके बाद भी 6 महीने यानी लगभग 2 साल तक हर लेडीज़ को शतारी कल्प, शतारी चूर्ण और चंद्रिका के बीज, जिसको हलो के बीज भी कहा जाता है, ये लेने से प्रॉपर मदर फीडिंग के लिए जो प्रॉपर मिल्क चाहिए, जो दूध चाहिए मदर्स के लिए, वो बेबी के लिए वो आता है। और उसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि आगे चल के क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में लेडीज़ को वेरिकोज वेन है, हील पेन, एड़ी में दर्द होना है, फिर लीवर क्या बोलते हैं, पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाती है ना, और मोटापा बढ़ जाता है, वीकनेस लगती है, क्योंकि कैल्शियम बॉडी से काफ़ी डिस्चार्ज होता है इस समय बेबी के लिए। तो ये सब दिक्कतों का सामना बाद में करना नहीं पड़े, इसके लिए पहले से ही अपने आप को शतावरी अगर आप लेते हैं और कुछ थोड़ा हल्के फुल्के योग प्राणायाम है वो आप इसमें सम्मिलित करते हैं तो उसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। और योग के लिए तो अभी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। यह हमारा जो ये मंच है, योग मंच, इसमें बहुत सारी बहनें आकर के हमने देखा है, बहुत सारी बहनों ने योग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करी। तो आप उनके मार्गदर्शन में किसी अच्छे जिनको प्रॉपर नॉलेज हो उनसे मार्गदर्शन लेकर के आप योग का जो चैप्टर है इन्हें प्रेगनेंसी के लेकर के पेरेंटियल योग करके पूरा इसका सिलेबस बना हुआ है, तो उस योग के अंदर उस योग को आप करें, प्राणायाम करें प्रॉपर वे में, और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपने रूटीन में लाएं। प्रेगनेंसी के बाद कहता मम्मी और दोनों को हेल्थ की बहुत सारी जो मैंने दिक्कतें बताई हैं, उस हेल्थ के आप लोग बैक पेन है, नेक पेन है, थायराइड वगैरह है, फैटी लीवर है, या फिर क्या होता है इस समय बेबीज़ को भी बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर्दी हो जाती है, बच्चों को पेट दर्द होता है, तो क्या करते हैं हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें
हम लोग उसको घर पे कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं बच्चा रात भर रो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए, पर नॉर्मली इग्नोर भी नहीं करना। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो क्या करना है, दोनों हाथों को हल्के से रब करके, इसको हम लोग स्नेह चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा कहते हैं, तो दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए, गर्म कर लीजिए और बेबी के पेट पर आप हल्की हल्की उसको सेक दीजिए। जो हींग होती है, हींग को थोड़ा सा पानी में, एक मेथी के दाना जितना होता है इतनी सी हींग लेकर के उसमें 2-3 बूंद पानी की डाल करके नाभि को छोड़ करके आसपास का जो एरिया है, रोज नहाने के बाद सुबह में और शाम को डेली बेबी के पेट के ऊपर आप थोड़ा सा लगा दीजिए। तो बेबी को जो एक्स्ट्रा गैसेस बनी हुई है जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है, और माँ का खान पान में या डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिससे गैसेस बच्चे को बनती है, तो वो दिक्कतें बेबी को नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ें हम लोग घर पे भी करें। पहले क्या होता था, अजवाइन की हम लोग बच्चों को हल्की सी धुनी देते थे, पर उसका प्रॉपर एक पता होना चाहिए कि किस तरीके से कैसे करना है। तो गर्भावस्था में जैसे ध्यान रखा, ऐसे गर्भ के बाद भी हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है बेबी का। और जब बच्चा गर्भ में है तब भी हमको क्या करना है, एक आपको मैं ध्यान, जैसे ध्यान योग हम कहा जाता है, ध्यान योग के अंतर्गत हमको क्या करना है, बहुत ही बेस्ट एक क्रिया इसमें होती है, आयुर्वेद में भी बताई गई है, हमारे ध्यान योग के अंतर्गत बताई गई है। सबसे पहले तो हमको सुबह उठ करके सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है। अब हम लोग सुनते हैं क्योंकि ये चीज़ें तो है बहुत, यानी अध्यात्म वाली चीज़ें, ये नहीं है, इसके पीछे, सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है। जैसे हम अगर तांबे के पात्र में अगर जल लेकर के सूर्य को चढ़ाते, तो सबको पता है कि तांबा जो है ऊर्जा का संवाहक है। बिजली के तारों में भी हम लोग देख रहे हैं, बिजली में जो तार डली हुई होती है वो भी तांबे की होती है। तो तांबा क्या करता है, ऊर्जा का संवाहक होता है। तो एक पात्र ले लिया, कलश ले लिया, उसमें पानी लेकर के दोनों हाथों को सिर से ऊपर थोड़ा सा हल्का सा उठा करके इस तरीके से जल छोड़ना है, ताकि जो पानी की जो जल की धार है उससे जो सूर्य की 7 कलर की जो किरणें होती है वो पानी से टकरा करके हमारे आज्ञा चक्र पे, जिसपे हम पिट्यूटरी ग्लैंड हम जिसको कहते हैं, आज्ञा चक्र का जो मध्य भाग होता है जहाँ पे एक ग्लैंड हमारे पूरे मस्तिष्क का संचालन करती है, पूरे बॉडी का संचालन करती है, तो वहाँ पे उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या करना, उस थोड़ा सा जल बचा करके आखिरी में उस जल को जो एनर्जी की, जिसमें सूर्य की किरणों का जो 7 कलर की किरणें हैं उसका उसमें प्रवाह क्रिएट होता है, तो उसको हमको थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा जल पी लेना है। तो सूर्य से तपा हुआ ये जल होता है जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा पानी बचा करके वो आपको पी लेना है। और बाद में क्या करना है, हल्का सा अपने टेरिस पे या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे आप थोड़ा सेफ महसूस करें, अपने विंडो के पास कमरे में हल्का सा नाभि के ऊपर से कपड़ा हटा के, नाभि जो होती है, नाभि बच्चे को माँ से जोड़ती है, तो नाभि पे से हल्का सा कपड़ा हटा करके आपको क्या करना है, नाभि के ऊपर जो उगता हुआ सूर्य उसकी किरणें नाभि पे लेना है। और एक बहुत ही सुंदर ध्यान है, हर माँ और पिता की एक कल्पना होती है कि हमारा बेबी ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा हो, हेल्दी हो, कर्ली हेयर हो, उसकी आईज ऐसी हो, एक कल्पना हर माँ की होती है। तो क्या करना है, उसी बेबी को एक येलो कलर का, पीले कलर का जो कमल का फूल होता है, लोटस, उसके ऊपर उस बेबी को लेटा हुआ अपने गर्भ के अंदर अनुभव करना है और भावना करनी है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो नाभि मंडल से पूरे आपके नाभि क्षेत्र के अंदर, नाभि आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट है, पेट के अंदर पूरी वो किरणें जा रही है और वहाँ के पूरे अंधकार को खत्म करके वो पूरी जो बेबी लेटा है, सुंदर सा एक बच्चा लेटा हुआ है कमल के पुष्प पे, और वो बहुत अच्छा मुस्कुरा रहा है और उसकी बॉडी के एक एक जो रोमकूप है वो पूरी उस सूर्य की किरणों को, गोल्डन कलर की शाइनिंग वाली किरणें, उसको एक एक रोम को सोख रहा है, उसको अपने बॉडी में पूरा ऑब्जर्व कर, सोख करके उसको पूरे बॉडी में क्रिएट करा। और उसके बाद क्या रहा, इतना वो जो प्रकाश है, गोल्डन सूर्य सन बोलते हैं प्रकाश, स्वर्णिम सूर्य की जो प्रकाश है उसमें वो बेबी इतना परिपूर्ण हो चुका है कि उसकी बॉडी से रिटर्न रिफ्लेक्शन आने लगा है। तो इससे क्या होगा, जो गर्भस्थ शिशु, ये एक मानसिक ध्यान का बोलते हैं ना, मानसिक जो क्रिया होती है, माँ जैसा सोचती वैसा बेबी डेवलप होता है। तो इससे क्या होगा, माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसके अंदर वो गुण, सूर्य की प्रखरता, तेजस्विता, ओजस्विता जैसे जो गुण है वो गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होंगे। और इसी तरीके से हम प्रखर और तेजस्वी प्राणवान शिशु के लिए इस तरीके से भूमिका बना रहे हैं, और उसी के साथ बच्चे में एक सौम्यता, शालीनता, ये गुण भी होने आवश्यक है। तो उसके लिए क्या करना है, शाम का जो समय होता है तो चंद्रमा की रोशनी में हल्का सा अपने किसी आप खाट पे या आराम कुर्सी जो होती है उस पर लेट करके, छत पे जा करके नाभि पे से शाम को भी कपड़ा हटा करके सूर्य के जो चंद्रमा है, शीतल किरणें जो होती चंद्रमा की, उसको अपने नाभि मंडल पे लेना है। अपने नाभि जो होती है, नाभि से उन भाव करना है कि नाभि के द्वारा एक सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद कलर का जो कमल का फूल है, लोटस का फूल है, उसमें एक बेबी, वही बेबी लेटा हुआ है, बच्चा लेटा हुआ है,
और क्या करा, जो हल्की सी जो चांदी कलर की किरणें होती है, चंद्रमा की जैसी शीतल शांत किरणें आपके गर्भ में नाभि के माध्यम से जारी है। और वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने रोम रोम में, एक एक रोम में पूरी किरणों को सोख रहा है। और उसने इतना सोख लिया कि उसके बॉडी से रिटर्न रिफ्लेक्शन आने लगा, नहीं इतना उसमें परिपूर्ण हो चुका है उस ओज में, उस तेज में। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर सौम्यता, शालीनता के गुण भी विकसित होंगे। तो ये ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। इस ध्यान को आप अभी से, जैसे बेबी कंसीव नहीं करना उसके पहले से माता पिता को इस ध्यान के माध्यम से उसकी पृष्ठभूमि उसकी तैयार कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या करना है, आसनों में भी आप हल्के फुल्के आसन जैसे बटरफ्लाई है, त्रिकोण आसन है, चक्की चाल आसन कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, आदि प्राणायाम आप कर सकते हैं। थायराइड की अगर समस्या है तो उज्जयी प्राणायाम हल्के और सूक्ष्म रूप से आप कर सकते हैं। तो योग से संबंधित तो काफ़ी आपको जानकारी हमारी बहनें भी दे सकती है। और साथ ही में हमको क्या करना है, नाद योग। नाद योग में हल्की बांसुरी वगैरह का शाम का समय या सुबह का समय जो होता है, आज हम लोग देखते हैं समाज में बच्चे, हमारा जब समय था उससे आज अगर हम 20 साल के बाद अभी का जो समय अगर देखते हैं तो बच्चों के ऊपर मानसिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का स्ट्रेस, समाज में कंपटीशन इतने बढ़ चुके हैं। तो बच्चे को हमको क्या करना है, फिजिकली तो तैयार करना ही है। फिजिकल ट्रेन करने के लिए हमने आपको पूरा डाइट है, शेड्यूल है, पूरा बताया है। मेंटली बच्चे को एकदम प्रॉपर वे में हमको तैयार करना है, उसका मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो, तो उसके लिए प्राणायाम, नाद योग, अच्छे संगीत को सुनना है, अच्छा स्वाध्याय करना है, और माँ को निंदा है, चुगली है, टेंशन है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, व्यसनों से दूर रहना है, किसी भी प्रकार का व्यसन हमारे जीवन में ना हो, टीवी आदि से दूर रहे, बहुत डरावनी फिल्में या मोबाइल का उपयोग कम करें। आप सभी को मोबाइल का तो बताने की जरूरत है, पता है मोबाइल की फ्रीक्वेंसी जो होती है, मोबाइल के जो रेंज होती है वो कितनी हानिकारक है। तो जिस रूम में आप सोए हैं या प्रेग्नेंट लेडी, उससे कम से कम 6 फीट दूर मोबाइल को होना चाहिए। मोबाइल से कोशिश करें कि अपने आप को दूर रखें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बात ही करनी है, तो क्या करना है, मोबाइल को दूर रख के वीडियो कॉलिंग करके आप बात करिए। तो मोबाइल से बहुत ज़्यादा बचना है, अच्छी चीज़ों का स्वाध्याय करना है। कहा जाता है कि बच्चे का जो बच्चा जब डेवलप होता है माँ के गर्भ में 3 मंथ से लेकर के 7 मंथ तक बच्चे का लगभग 80% भाग डेवलप हो जाता है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है इसी समय तैयार होता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे जो 16 संस्कार थे, जिसके ऊपर अब पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने खुद 24 वर्ष तक गायत्री की साधना करी, वो केवल गाय का छाछ और जौ की रोटी खा करके गायत्री की पुरुष चरण साधना करके 3300 पुस्तकें लिखी। जो व्यक्ति 800 साल में जितना साहित्य का निर्माण कर सकता है, परम पूज्य गुरुदेव ने केवल 80 साल की उम्र में इतना साहित्य लिखा। तो ऐसे ऋषियों की परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारे वेद पुराण ग्रंथों में भी लिखा गया है कि 16 संस्कारों की हमारी परंपरा थी, जिसमें से अब केवल 10 या 12 संस्कार जो बचे हैं। उसमें से भी सबसे पहला जो संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, गर्भ पूजन संस्कार जिसको कहा जाता है, जो 3रे माह से लेकर के 7वें माह तक कराना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चे को गाय माता के दूध की खीर बना करके, गर्भवती जो बहन होती है उसको इसमें पुंसा यज्ञ में बिठा करके, उसके परिजनों को बिठा करके ये क्रिया करती है। गायत्री परिवार के बहुत सारी बहनें हर जगह, हर गांव में, हर शहर में ये अवेलेबल है। तो इस तरीके से पुंसवन संस्कार कराने से बच्चे के जो सुषुप्त गुण होते हैं, सोए में जो संस्कार होते हैं, उसको जागृत करने का क्रम इस माध्यम से होता है, पुंसवन संस्कार के माध्यम से। तो पुंसवन संस्कार जो गर्भवती बहनें उन्होंने अवश्य कराना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। आपको इसमें हम लोग क्या करते हैं, बर्ड पीपल और गिलोय की जो स्टिक होती है, उसकी जो पाउडर होता है, उसको पानी में घोल करके गर्भवती बहन को औषधि अवग्रहण कराया जाता है, तो जिससे बच्चे में वो सब गुण, वो तत्व निर्माण हो। तो इसके लिए ये चीज़ें कराई जाती है। तो इस तरीके से 16 संस्कारों की ये परंपरा है हमारी। उसमें सबसे पहला संस्कार मनुष्य के गर्भ से प्रारंभ होता है। तो माँ का कर्तव्य है कि हम लोग सभी संस्कारों को समय समय पे अपने बच्चों के द्वारा कराते रहे। बच्चों से क्या होता है कि भावनात्मक पोषण होता है। उसके बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है तो हमारा दायित्व यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद पहले साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को हमको बहुत ही सावधानीपूर्वक उसका विकास करना होता है। जैसे कहा जाता है ना, कुम्हार अपने घड़े को बनाता है, उसका पोषण करता है, तो माता पिता का सबसे बड़ा तो कर्तव्य माँ का ही होता है कि बच्चे में श्रेष्ठ गुणों को विकसित करे, घर में ऐसा वातावरण रखे, ऐसे कोई शब्द ना बोले जिसके बच्चे के मन पर प्रभाव पड़े। बच्चे को इतना ज़्यादा भी हम लोग अनुशासित ना करें कि वो कुंठा या वो उसी में संकोचित होकर के अपने खुद के ब्रेन का, अपने खुद के व्यक्तित्व का वो उपयोग नहीं करे। तो हर चीज़ को हम लोगों को सोच करके, संभल करके बच्चे का डेवलप करना है। आज हम लोग देखते हैं, आप में से बता दीजिए कितने ऐसे लोग हैं
कि परिवार में अगर पापा बाहर से आए हैं, पिताजी घर में आए हैं, तो बच्चा उठ करके अपना सब काम साइड में करके उठ करके पिताजी को एक गिलास पानी पिला देता है। तो हमारी संस्कृति में क्या हो रहा है ना, माता पिता का सम्मान धीरे धीरे कम हो रहा है। बच्चों को हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में नॉलेज नहीं, तो ये सब चीज़ें हमको बच्चों को संस्कारों के माध्यम से उनमें रोपित करनी है, क्योंकि अगर संस्कारवान माता पिता रहेंगे तो संस्कारवान पीढ़ी और संस्कारवान समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इस पर अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। ये बहुत बड़ा अभियान है। हम लोग केवल सोचे कि हम लोग एक स्वस्थ समाज का, सभ्य समाज का योग के द्वारा या इसके द्वारा हम लोग निर्माण कर लेंगे, तो नहीं है। इसमें बहनों का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान, परिवार का, और खास करके भाई लोग भी इसमें सहयोग करें। और इस तरीके से जो एक संस्कारवान पीढ़ी है, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है। ये मंथ वाइज पूरा सिलेबस बनता है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। इतनी बड़ी विधा को 45 मिनट में समेट पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी जो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे 45 मिनट में। आपको और इसमें अधिक जानकारी है और अगर आप इच्छुक है इस चीज़ में जानने के बारे में, तो आप लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। इसका मार्गदर्शन पूरा यहाँ से मिलता है। गायत्री परिवार का जहाँ पे भी सेंटर है, आप उन लोगों से संपर्क करके इस विधा के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बच्चे को कैसे डेवलप करना है, बच्चे का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, बीमारियों से कैसे बचना है, एक माँ को हेल्दी कैसे रहना है, प्रेगनेंसी के बाद जो दिक्कतें माँ को आती है, मोटापे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती है, वेरिकोज वेन है, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी बहनों को जो होती है, उसके बारे में भी पूरे मार्गदर्शन और जानकारी गायत्री परिवार के मंच के द्वारा मिलती है। तो आप सभी का अभी लगभग मेरा 45 मिनट पूरा हो चुका है। सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं इस विषय को लेकर के, और आपको जो भी सहयोग सहकार हम लोगों का चाहिए हम पूरा करेंगे। आप बिल्कुल हम लोगों का भी उपयोग, और आप लोग को भी हम आह्वान करते हैं, एक संकल्प आप लोग यहाँ से लेकर के जाइए कि हम लोग भी स्वस्थ और सभ्य समाज बनाने के लिए हमारी नई पीढ़ी जो भारत का भविष्य, कल आने वाले हमारे भारत का भविष्य है, उसको हम लोग गर्भ से ही पूरे अच्छे पोषित, संस्कारित और स्वस्थ बना करके ही निर्माण करेंगे, और एक भारत के लिए एक अच्छी संतान को हम लोग जन्म देंगे। अब देखिए समाज में अब बच्चों की कमी नहीं है। हमारी ऑलरेडी जनरेशन, हमारी जो संख्या इतनी बढ़ चुकी भारत की पॉपुलेशन, तो अब हमको भारत की पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है, हमको श्रेष्ठ संस्कारवान आत्माओं का ही निर्माण करना है। तो आप सभी इसके लिए प्रयास करेंगे और हम लोग भी इसके लिए आप लोगों को पूरी मदद करेंगे। और आपको इससे, और यहाँ पे जहाँ से अभी हम लोग माँ भगवती योग रिसर्च सेंटर जो हम लोगों का गायत्री धाम सेंधवा में है, इसमें हम लोग 8-8 दिन के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो मैंने बताया ना षटकर्म वाला जो क्रम है, तो आप लोग इस अभियान में आकर के गर्भाकाल से पूर्व ये जो पंचकर्म आयुर्वेदिक है और नेचुरोपैथी, इससे जुड़िए, अपने शरीर का पूरा साफ सफाई शोधन करिए, उसके बाद एक भूमि तैयार करिए, फिर एक बच्चे का निर्माण करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे गुरुकुल है हम लोगों का, जो अरण्य गुरुकुल पद्धति थी जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि चलाते थे। प्रातः सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक बच्चों की दिनचर्या बनी रहती है। गुरुकुल पद्धति, यहाँ पे हम लोग काउ थेरेपी, गाय के ऊपर रिसर्च करते, पंचगव्य के ऊपर, उससे औषधि निर्माण करते हैं। और यहाँ पे गुरुकुल के माध्यम से बच्चों के लिए, बच्चों में संस्कार का बीजारोपण करते हैं। यहाँ पे समय समय पर कन्या कौशल शिविरों का आयोजन होता है, जिसमें जो आने वाली हमारी बेटियाँ जो एक अच्छी सास, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बेटी और एक अच्छी माँ बने, उसके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। मई के समय 1 से 5 मई में वो कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो ऐसे अलग अलग शिविरों का यहाँ पे हम लोग आयोजन करते हैं। गायत्री धाम सेंधवा एबी रोड पे स्थित है, और एक गोमाता सुरभि की तपस्थली, जहाँ से सब कार्य का आयोजन होता है। तो आप सभी का हम लोग निमंत्रण हमारी तरफ से कि आप लोग एक बार अवश्य पधारें। और मैं पुनः ये जो हमारा राजमाता अहिल्या योग केंद्र का जो ये डिजिटल मंच है, उन सभी परिजनों का, उन सभी भाइयों का जो इससे जुड़े हुए, जो इतना प्रयास कर रहे समाज के लिए, उन सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि समय समय पर इस विधा के माध्यम से जो पूरा समाज में एक योग की क्रांति फैला रहे हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आपका ये मंच विश्व स्तर पे जाए और एक श्रेष्ठ कार्यों के लिए आपका मंच जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।